नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में 11th क्लास हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, उसकी बात करने वाले हैं। इस चैप्टर पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उन दोनों वीडियो को देखोगे जब आपको इस वीडियो में जो टॉपिक समझाया जाए वो आपको समझ में आए। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक समझने वाले उसकी हम बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया में साक्षरता की दर कितनी है, मतलब कितनी थी। और उसके बाद हम बात करेंगे एन मरकर और उसके दूत की कहानी, जिसके माध्यम से लेखन कला की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में कितने प्रकार के शहरों का विकास हुआ था। और आखिर में हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता। तो गाइस, इसमें इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैं समझाने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से पेपर में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हर एक टॉपिक आप बारीकी से समझ सके। गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया से खुदाई के दौरान जो सबसे पुरानी पट्टिका मिली हो 3200 ईसा पूर्व की है। मतलब 3200 ईसा पूर्व पहले मेसोपोटामिया के लोगों ने लेखन कला की शुरुआत की थी। अब लेखन कला की शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी, उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि कुछ बच्चों को अगर ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर नहीं पता है तो यार इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया के लोगों को लेखन कला की शुरुआत की जरूरत क्यों पड़ी थी या लेखन कला की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो देखिए दोस्तों, वहां पे व्यापार होता था। अब व्यापार का क्या होता था, लिखित हिसाब किताब रखना होता था। तो व्यापार का जो लेन देन हो रहा था, मतलब वस्तुओं का जो लेन देन हो रहा था, उसका हिसाब किताब रखने के लिए ही मेसोपोटामिया के लोगों को लेखन कला की जरूरत पड़ी थी। अब वहां के लोग क्या करते थे, चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पे लेखन कार्य करते थे। मतलब चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाते थे और उस पे फिर किलाकार अक्षरों से लेखन कार्य करते थे। अब पट्टिका बनाया कैसे जाता था, पट्टिका चिकनी मिट्टी को गूंथ के आटे की तरह और उसको थाप के उसको एक ऐसा आकार दिया जाता था जिसपे आसानी से किलाकार अक्षरों से लिखा जा सकता था। मतलब मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किलाकार लिपि थी। जैसे हमारे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है, लेकिन वहां की जो लिपि थी वो किलाकार लिपि थी। इसको एक चित्रमय लिपि भी कहा जाता है, जिसमें मतलब मेसोपोटामिया से जो बहुत सारी पट्टिकाएं मिली हैं उन पट्टिकाओं पे बहुत सारे चित्र बने हुए मिले हैं। जैसे कि मछलियों के चित्र बने हुए मिले हैं, जानवरों के चित्र बने हुए मिले हैं, या फिर नाव के चित्र बने हुए मिले हैं। तो इस तरीके से मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, लेखन कार्य करते थे। कैसे हम समझते हैं कि मेसोपोटामिया में साक्षरता की दर कितनी थी। देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया में जो साक्षरता की दर जो थी वो बहुत ही कम थी। इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि मेसोपोटामिया में जो लिपि है ना, लिपि में चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा थी। किलाकार लिपि में इतने ज्यादा चिन्ह थे जिसको सीखना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। और ये काफी पेचीदी भी थी, बहुत कठिन थी, जिसको सीखना बहुत ही मुश्किल काम माना जाता था, कठिन काम माना जाता था। इस कारण मेसोपोटामिया में साक्षरता की दर बहुत ही निम्न थी, बहुत ही कम थी। गाइस, अब हम समझते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी बुक में इसको लेकर एक कहानी बताया गया है। उरुक के एक राजा का वर्णन किया गया है जिसका नाम था एन मरकर। अब उरुक क्या है, मेसोपोटामिया का एक सबसे प्रसिद्ध नगर है जिसको अक्सर शहर के नाम से पुकारा जाता था। मतलब कई बार इसको सिर्फ शहर कह दिया जाता था। अब यहाँ का जो राजा था वो था एन मरकर। एन मरकर को मंदिर सजाने के लिए कुछ लाजवर्द मणि और कीमती धातुओं की जरूरत थी। तो उसने क्या किया, अपने एक दूत को बुलाया और अपने दूत को कह दिया कि भाई जाओ तुम लाजवर्द मणि और कीमती वस्तुएं लेकर आओ, दूसरे राज्य में जाओ। दूसरे राज्य का नाम था अरट्टा। मतलब अरट्टा के शासक के पास अपने एक दूत को भेजा था। अब उसका जो दूत है कई दिनों तक यात्रा करता रहा, दिन रात बीतते गए और वो कई सारे पहाड़ियों को पार करके कहाँ चला गया, अरट्टा के एक मुखिया के पास चला गया। तो जो एनमरकर का जो दूत था वो अरट्टा तो पहुंच गया, लेकिन अरट्टा पहुंचने के साथ ही क्या हुआ, एनमरकर ने जो चीज लाने के लिए बोला था वो भूल गया। मतलब घोलमेल कर दिया, बहुत सारी चीजें गलत बता दी, उसने गलत जानकारी दे दी। इस कारण वहां से उसको कुछ नहीं मिला। दोबारा एनमरकर के पास आता है और दोबारा से एनमरकर क्या करता है, उसको भेज देता है। लेकिन दोबारा से वही प्रक्रिया होता है, वो बार बार कई पहाड़ियों को पार करते हुए कई दिन रात यात्रा करते वहां पहुंचता है, वहां पर जाते फिर से भूल जाता है। तो आखिरकार एनमरकर क्या करता है, एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाता है और पट्टिका पे कुछ चिन्ह बना देता है, मतलब कुछ चीज लिख देता है और उसके बाद अपने दूत को पकड़ा देता है और उसको कहता है अरट्टा के शासक को दे दो। तो जब अरट्टा के शासक को दिखाया जाता है तो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या मांगने की कोशिश एनमरकर ने की। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो लेखन कला की शुरुआत हुई थी वो एनमरकर के द्वारा ही की गई थी, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है अभी तक इतिहासकार इस बात का पता नहीं लगा। अब हम समझेंगे कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में कितने प्रकार के शहरों का विकास हुआ था।
देखिए दोस्तों, लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लग गया था। और दक्षिणी मेसोपोटामिया में कुल मिलाकर 3 प्रकार के शहरों का विकास हुआ था। सबसे पहले शहर जो मंदिरों के आसपास विकसित हुए थे, दूसरे शहर थे व्यापारिक शहर जो कि व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए थे, और तीसरे शहर थे शाही शहर जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, वो भी शहरों के रूप में विकसित हो गए थे। तो ये 3 प्रकार के शहरों का विकास दक्षिणी मेसोपोटामिया में हुआ था। गाइस, अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं जो है मंदिरों की विशेषता। ऐसे अगर हम मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता ये होती थी कि मंदिर जो होता था वो छोटा सा देवालय होता था और ये अक्सर कच्ची ईंटों के बने होते थे। और मंदिर को देवी देवताओं का निवास स्थल भी माना जाता था। विशेषकर हम अगर उड़ देव की बात करें तो उड़ जो थे वो चंद्रदेव थे, और दूसरी तरफ हम इन्नाना की बात करें तो इन्नाना जो थी वो युद्ध और प्रेम की देवी मानी जाती थी। इसके अलावा कई मंदिर बिल्कुल घरों के समान ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी कहीं ना कहीं देवी देवताओं के घर ही होते हैं जहाँ पे देवी देवता निवास करते हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लोग अपने देवी देवताओं को बहुत सारी चीज़ें अर्पण किया करते थे, मतलब चढ़ाया करते थे, जैसे कि दही हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, अनाज हो गया, इन सब चीज़ों को देवी देवताओं को चढ़ाया करते थे। इसके अलावा हम आराध्य देव की बात करें तो जो आराध्य देव थे वो स्थानीय खेती, मत्स्य तथा पशुधन के स्वामी माने जाते थे। तो गाइस, ये मेसोपोटामिया के मंदिरों की कुछ विशेषताएं थी। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो टॉपिक समझाया गया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे एक वीडियो और इस चैप्टर पे बनेगा जिसमें कि आगे के जो टॉपिक है आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 30 MCQ क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।